Hello guys, welcome to yet another brand new video. So today we'll be doing the 3 years riding experience of the Thunderbird 350. तो जब रॉयल एनफील्ड ने थंडरबर्ड को मार्केट में डाला, people were quite excited. So finally Royal Enfield launched a cruiser into the market and rest is history. Thunderbird became one of the most successful ventures of Royal Enfield after that with a 346cc engine. और थंडरबर्ड जैसा क्रूज़र मैंने तो कभी नहीं चलाया भाई साहब, आपने चलाया तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा. एंड आई हैड बॉट दिस बाइक ऑन November 2018. Yes, to be accurate, it was November 2018 and it's been almost 3 years and 75,000 kilometers with this beast. So I will be sharing you some of the pros and cons that I felt during my time with the Thunderbird 350 aka Faith. So this is the BS4 version of the Thunderbird 350 and I will be talking about the pros and cons basically in the 3 components, that is performance, handling and maintenance, and I hope इन तीनों के अंदर ही सब कुछ कवर हो जाएगा. अभी बात करते हैं, हमारा जो पहला डिवीज़न है वो है परफॉर्मेंस. So the Thunderbird 350 it's a cruiser, it's generally built for highways. Okay, तो क्रूज स्पीड यूजुअली 80-90 में आप कंफर्टेबली सारा दिन बैठ के चला सकते हैं. मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब यू कैन कीप गोइंग एंड गोइंग विदाउट द नीड टू स्टॉप. आप टायर्ड फील नहीं करोगे. सो इन टर्म्स ऑफ क्रूजिंग इट्स द वन ऑफ द बेस्ट क्रूजर इन द मार्केट. देन लेट मी टेल यू अ स्लाइट डिसएडवांटेज, दैट इज़ द क्लच. द क्लच इज़ अ बिट हैवी. तो ये थोड़ा दिक्कत लाता है इन द सिटी ट्रैफिक, यूजुअली द स्टॉप एंड गो ट्रैफिक. आप थोड़ा देर जाएंगे, ट्रैफिक आ गया, रुकेंगे. इन दैट केस द क्लच गिव्स अ बिट ऑफ अ ट्रबल बिकॉज द क्लच इज़ अ बिट हैवी. ठीक है, बट जब आप हाईवे पे हैं तो मक्खन जैसा चलता है, उसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं है. एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो लोग कहते हैं क्या यार, क्या थंडरबर्ड नहीं है तो 100 ही क्रॉस नहीं कर पाता. भाई साहब, थंडरबर्ड इज़ मेड फॉर द जर्नी, नॉट फॉर द स्पीड. इट्स ए क्रूज़र, राइट. 80-90 एवरेज स्पीड, 80-90 में पूरा आराम से आप अराउंड जितना भी चाहे किलोमीटर आप कवर कर सकते हैं. बट अगर आपको स्पीड चाहिए तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर ए स्पोर्ट्स बाइक दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. फिर बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, वो है माइलेज. लोग कहते हैं बुलेट पालोगे तो शेर पालने जैसा ही है. सो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस लेट मी टेल यू, मेरा बाइक 35 से 40 के अंदर माइलेज देता है. इनसाइड सिटी इट्स 35, फ्रॉम 30 to 35 एंड ऑन हाईवेज इट्स डेफिनेटली 40. मैंने खुद कैलकुलेट करा है माइलेज को. येट आफ्टर रनिंग 75,000 किलोमीटर्स द माइलेज इज स्टिल कांस्टेंट. और आजकल पेट्रोल का रेट तो जैसा हो रहा है भाई साहब, रॉयल एनफील्ड के बाकी बाइक्स की तरफ आप ऑप्ट करेंगे, हिमालयन फॉर एग्जांपल 15 माइलेज देता है, आपकी मर्जी. Nice. ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है जब हम बात करते हैं एक बाइक के बारे में, दैट हाउ डज इट परफॉर्म ऑन घाट रोड्स. ठीक है, हाईवे पे तो मक्खन जैसा चलेगा. अगर रोड ख़राब हो गया, घाट रोड्स फॉर एग्जांपल, मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ. वीडियो नहीं देखा तो देख लेना. देवमाली ट्रिप, देवमाली इट्स ए स्विवल घाट, गोल गोल चढ़ना पड़ता है आपको. सो इवन इन दैट द ग्राउंड वाज ऑल मतलब कंकड़ ही थे, मिट्टी और कंकड़ थे, बहुत लेस टारमैक था वहाँ पे. बट स्टिल द बाइक गिव्स प्रेटी गुड फीडबैक इन दैट केस ऑल्सो. द हैंडलिंग, मतलब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बैलेंस ही होके रहता है. तो आप चाहे घाट उतर रहे हैं या घाट चढ़ रहे हैं, इट डजेंट मैटर. सो next thing that I would like to say, how road condition affects the running of the bike. So on highways, on tarmac, it runs pretty well without any problem. Even on gravel it runs pretty well. However, अगर थोड़ा कीचड़ आ गया बारिश के मौसम में, so in that case the stock tires that are the MRF Zapper tires, the stock tires they do not give the expected performance. In that case अभी मैं नेक्स्ट, जब मेरा टायर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है पीछे वाला, नेक्स्ट जब मैं चेंज करने जाऊँगा तो मैं मिचेलिन का टायर्स लगाऊंगा जो मोटे बीट्स वाले आते हैं. फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक टायर्स आपको स्लस के अगेंस्ट ग्रिप नहीं देते. द बाइक विल स्किड हियर एंड देयर इन दैट केस. फिर मैं बात करना चाहूँगा गियर शिफ्ट्स के बारे में. सो द गियर शिफ्ट्स आर नॉट दैट बटरी, एग्जैक्टली बटर जैसा तो नहीं, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ. क्लच इज ए बिट ऑन द हैवियर साइड, सो दैट अफेक्ट्स द गियर शिफ्ट. ठीक है, थोड़ा आपको जब पहले आप बाइक लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा रफ है, गियर थोड़ा रफली जा रहा है. बट लिटरली जब आप चलाएंगे आगे, जब इंजन स्मूथ होने लगेगा, जब गियर बॉक्स थोड़ा चलेगा, तब आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट आई वाज टेलिंग अबाउट, दैट इज हैंडलिंग.
बिफोर द थंडरबर्ड 350 मैंने चलाया है द थंडरबर्ड 500, अनफॉर्चुनेटली उसको बेचना पड़ा था आफ्टर इट मेट विथ एन एक्सीडेंट। उससे पहले मैं चलाता था पल्सर 200 NS सिंस 2012। बट इफ आई कंपेयर the suspension of those bikes and the Thunderbird 350, the Thunderbird is the king, that's for sure। मतलब आप जब एक बाइक खरीदते हैं और थोड़े कुछ दिन चलाते हैं, देन यू नो एक क्लिक आता है, दिल में एक क्लिक आता है, ये बाइक चला के मुझे वो क्लिक आया था। द सस्पेंशन इज क्वाइट अमेजिंग। फ्रंट सस्पेंशन इट गिव्स यू वेरी मच पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप अराउंड 70 to 80 के स्पीड में हैं और एक पोर्ट होल के ऊपर से गुजरते हैं तो आपको पूरा फीडबैक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हड्डी वड्डी टूट जाएगा, पर आपको पता चलेगा नो आई ड्रोव ओवर ए पोर्ट होल बाई मिस्टेक। बट एट हायर स्पीड्स देर इज नो सच फीडबैक, आपको पता ही नहीं चलेगा जैसे कि आपने पूरा जंप कर लिया, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द बाइक। ठीक है, सस्पेंशन के एडवांटेज के बारे में तो बता दिया, अब बताता हूँ सस्पेंशन के डिसएडवांटेज के बारे में। दैट इज़ द पिलियन सस्पेंशन। तो पिलियन का जो कंफर्ट है वो काफ़ी मिनिमम है यहाँ पे। अगर आप एज ए पिलियन बैठेंगे मेरे साथ तो आपका बैक जो है एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब मैं जाऊँगा तो स्प्रेन होने का पक्का है। नेक्स्ट लेट मी टेल यू द फीडबैक फ्रॉम ब्रेक्स। सो वी हैव गॉट अ ट्विन डिस्क ब्रेक इन द थंडरबर्ड 350, आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक हैं। और अगर उन ब्रेक्स के फीडबैक के बारे में हम बात करेंगे तो दैट फीडबैक इज़ क्वाइट अमेजिंग। फ्रंट ब्रेक हो या रियर ब्रेक हो, आपको वो दोनों ही काफ़ी अच्छे फीडबैक देंगे, प्रोवाइडेड दैट आपका स्पीड एवरेज स्पीड 80-90 है, तब आप आराम से एक अच्छा फीडबैक ला सकते हैं। एज दिस इज़ द BS4 मॉडल, यहाँ पे ABS नहीं आता, बट रॉयल एनफील्ड डिड क्वाइट ए प्रेटी गुड जॉब इन इंट्रोड्यूसिंग द ABS इन द अपकमिंग व्हीकल्स। एक और फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो आप एक स्पोर्ट्स बाइक को जैसे आप कॉर्नर कर सकते हैं ऐसा आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। बट ऐसे देखा जाए तो कॉर्नरिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। ऐसे नहीं कि आप पूरा 90 डिग्री काट के ले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, द स्टॉक टायर्स ऑफ कोर्स दे गिव ए मिनिमम एडवांटेज इन कॉर्नरिंग, पर जब आप टायर्स बदल लेंगे तो आपके पास एडवांटेज रहता है। जब आप हैवी बीट वाला टायर लेंगे तो आप कॉर्नरिंग जरूर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द हैंडलिंग डिवीज़न। नेक्स्ट डिवीज़न के बारे में हम बात करेंगे वो है मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस के बारे में अगर बात करें तो द थंडरबर्ड रिक्वायर्स ए मेंटेनेंस एट अबाउट 3000 to 5000 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आप कौन सा डाल रहे हैं, नॉर्मल वाला डाल रहे हैं या सिंथेटिक वाला डाल रहे हैं। सो एवरी 3000 to 5000 किलोमीटर्स आपको सर्विसिंग कराना पड़ता है। और सर्विसिंग के कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट कॉस्ट समवेयर बिटवीन 1200 to 1500 रुपीज़। सर्विस सेंटर के बारे में अगर बात करें तो रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर्स पूरे इंडिया में भरे पड़े हैं, और आप कोई भी सर्विस सेंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होगा आपके तरफ, और दे विल ट्राई टू फिक्स योर प्रॉब्लम। जब आप बताएंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार बताया था एक प्रॉब्लम, पर वो भूल गए थे। दे कॉल्ड मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम आफ्टर द सर्विसिंग, देन आई टोल्ड मी यस आई थिंक यू फॉरगॉट दिस, एंड विदाउट एनी हैसल दे कॉल्ड मी, दे टोल्ड मी टू ब्रिंग द बाइक द नेक्स्ट डे एंड दे सक्सेसफुली सॉल्व द इशू। नेक्स्ट मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप क्या क्या अपग्रेड्स कर सकते हैं बाइक में। तो फर्स्ट थिंग, आपको एक मोबाइल होल्डर लेना ही चाहिए, और अगर वो एक चार्जर के साथ आता है तो वो काफ़ी अच्छा बात है। अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, पर एक मोबाइल होल्डर आप जब लेंगे तो आपके पास काफ़ी एडवांटेज होता है। द नेक्स्ट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, बाइंग ए टैंक बैग एंड सैडल बैग्स फॉर द बाइक। आप डिक्की भी लगा सकते हैं नो डाउट, बट वो लुक को पूरा बिगाड़ देता है। सेकेंडली, आप साइलेंसर चेंज मत ही कीजिए, बिकॉज द स्टॉक साइलेंसर इज़ देयर फॉर ए रीज़न एंड इट प्रोवाइड्स प्रेटी गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट अपग्रेड्स के बारे में बताऊंगा कि आप स्टॉक टायर्स बदल के मिशेलिन कंपनी का टायर्स ले लीजिए। अमेजोन में मिलता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से खरीदेंगे तो काफ़ी डिस्काउंट मिलने का चांसेस रहता है। एक और अपग्रेड्स में बताऊंगा, ये जो टायर हैं ये ट्यूब टायर हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज है इस बाइक का। तो पंचर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो अगर आप ट्यूबलेस कर देंगे तो आपको एलॉय व्हील लगाना पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली एलॉय व्हील के साथ अगर आप लगाएंगे तो कॉस्ट आता है अराउंड 10 to 12,000 रुपीज़ के अंदर आपको एलॉय व्हील अलॉन्ग विद ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएगा। एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इस बाइक का, द टैकोमीटर कंसोल। ऑल्दो आई हैव नेवर चेंज्ड इट, पीपल हैव कंप्लेन्ड दैट द टैकोमीटर इज़ क्वाइट फॉल्टी एंड दे टेंड टू चेंज इट वेरी रेगुलरली। तो यहाँ पे एक क्लैंप रहता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो नट दिख रहा है ये वो क्लैंप को पकड़ के रखता है। सो दिस क्लैंप इज मेड ऑफ वेरी लो क्वालिटी मटेरियल। तो ये जो टैकोमीटर है वो हिलता रहता है। अभी मैंने उसको ऐसे मतलब टाइट किया है कि वो नहीं हिल रहा, पर वो हिलता है, एंड
दैट टेंड्स टू ब्रेक द क्लैंप। धीरे धीरे ये जो क्लैंप है वो क्रैक होके ब्रेक हो जाता है। तो पहले आपको 10,000 किलोमीटर तक कुछ पता नहीं चलने वाला, बट आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स वो रेगुलरली ब्रेक होगा। और तो उसका अभी एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ आपको, आप इसको वेल्ड करवा लीजिए, वेल्डिंग करवा लीजिए। एक ही सॉल्यूशन है, बिकॉज इट कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज़। एवरी 5,000 किलोमीटर्स के अंदर अगर आप 150 खर्च करेंगे देन इट्स क्वाइट ए बिग लॉस।